नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वशिष्ठ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। साथियों, आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ये विषय है हमारे LIC में जो प्रस्ताव पत्र भरे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उन्हें कैसे भरना होता है। साथियों, LIC में हमारे 3 प्रकार के प्रस्ताव पत्र होते हैं। पहला प्रस्ताव पत्र है जिसका फॉर्म नंबर है 300 नंबर, जो कि 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को भरा जाता है। दूसरा फॉर्म नंबर है 340 नंबर, जो कि 10 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों का भरा जाता है। और तीसरा नंबर है 360 नंबर, जो कि 0 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे का भरा जाता है। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको अपने पहले प्रस्ताव पत्र, जिसका संख्या 300 नंबर है, जो 18 वर्ष से अधिक की आयु के लिए भरा जाता है, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए आपको, वो भी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, जिससे कि आप लोग जान सकें कि हमारे 300 नंबर फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं। साथियों, ये मेरे पास आपका फॉर्म नंबर 300 है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं। आप पहले ये फॉर्म नंबर देख लीजिए। ये फॉर्म नंबर हमारा 300 नंबर है, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले भरने के लिए तैयार करते हैं। पहला, इसमें पहले नंबर का कॉलम है, उसमें आपका नाम भरा जाएगा। आपका सरनेम सबसे पहले आएगा, उसके बाद मिडिल नेम आएगा, उसके बाद आपका लास्ट नेम आएगा। यानी कि अगर मेरा नाम गौरव वशिष्ठ है तो सबसे पहले मैं वशिष्ठ लिखूँगा, उसके बाद अपना नाम गौरव लिखूँगा। सेकंड नंबर पे आपको इसमें अपने फादर का नाम लिखना है। थर्ड नंबर कॉलम में आपको इसमें अपनी माँ का नाम लिखना है। उसके साथ में चौथा नंबर जो कॉलम है, उसको अपने जेंडर के बारे में बताना है। आप मेल हो या फीमेल हो, उस पर आपको टिक करना है। अगले कॉलम पे आपको अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में बताना है। उसमें आपको जानकारी देनी है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगले कॉलम में आपको अपने पति या पत्नी जो भी हैं उसके बारे में जानकारी देनी है LIC को। अगला जो कॉलम है हमारा, उस कॉलम में आपको अपनी जन्म तिथि के बारे में जानकारी देनी है। साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सभी लोग आप इस फॉर्म को भरना ज़रूर अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। साथियों, अगला पेज मैंने पलट लिया है। इस पेज पर जो सबसे पहला हमारा कॉलम है, उसमें आयु के बारे में लिखा है। इस समय आपकी जितनी भी आयु है, अगर आयु 6 महीने से कम है, 25 साल 6 महीने है, तो आपको उम्र 25 साल लिखनी है। अगर आपकी आयु 25 साल 6 महीने से अधिक है तो आयु 26 साल लिखनी है। अगले कॉलम में आपको अपना जन्म स्थान के बारे में लिखना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। अगले कॉलम में आपको अपने आयु प्रमाण पत्र के बारे में लिखना है कि आप इस फॉर्म के साथ में अपना कौन सा एज प्रूफ अटैच करेंगे। वो 10वीं की मार्कशीट हो सकती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपको लगाना है उसके बारे में लिख देना है आपको। नेक्स्ट कॉलम है हमारा राष्ट्रीयता क्या, उसमें आपको अपनी राष्ट्रीयता लिखनी है। आप भारतीय हैं या फिर विदेशी हैं, जो भी हैं वो लिखना है। अगला कॉलम है हमारा नागरिकता, आपके पास सिटीजनशिप कौन सी है, इंडियन है या फिर अदर सिटीजनशिप है, तो आपको उस कॉलम के बारे में वो सिटीजनशिप है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है आपका एड्रेस, पत्राचार का पता। अगर LIC आपसे बात करना चाहे, आपको लेटर वगैरह इशू करना चाहे, तो वो कहाँ पर आपके जाने चाहिए। तो इसके लिए आप इस समय करंट में जहाँ भी रह रहे हैं, वर्तमान आपका पता जो है, उसको आपको पूरी डिटेल इसमें भर देनी है। अपना मकान नंबर भरना है, अपने शहर का नाम भरना है, अपने ज़िला का नाम भरना है, अपने देश का नाम भरना है, अपना पिन कोड लिखना है और अपना फ़ोन नंबर लिखना है, दूरभाष संख्या, अगर आपने STD लगाया हुआ है। अगला कॉलम है आपका स्थायी पता। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता अलग अलग है तो इस कॉलम में आपको अपना फिक्स एड्रेस, जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है, उसके बारे में लिखना है। अगला कॉलम है हमारा, इसमें आपकी आवासीय स्थिति लिखनी है। आप रेसिडेंस हो यहाँ पर इंडिया में, या फिर अनिवासी भारतीय हो या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हो, आप जो भी हैं आपको उस पर टिक लगा देना है। अगला कॉलम है हमारा विदेश का पता। अगर आपका कहीं फ़ॉरेन में भी दफ्तर है या आप फ़ॉरेन में भी रहते हैं तो आपको इस कॉलम में अपना फ़ॉरेन का एड्रेस लिख देना है। अगला कॉलम आता है हमारा KYC और PML के लिए, तो उसके बारे में आपको लिखना है, बताना है कि आप इनकम टैक्स पेई हैं या नहीं हैं। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो यस पर लिखना है, और अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो नो लिखना है। उसके बाद में अपना अगला कॉलम में आपको अपना पैन नंबर लिखना है। अगर आपने पैन नंबर है आपके पास तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो उस चीज़ को आप खाली छोड़ दीजिए। अगला कॉलम है आपका ID विवरण, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आपकी आधार कार्ड है केवल अकेला आपके पास, तो उसकी 4 डिजिट की आधार कार्ड की जानकारी देनी है। इसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं साथियों। अगले पेज में पहला कॉलम है आपका पहचान का प्रमाण। तो
तो इसमें अपनी पहचान के प्रमाण के बारे में बताना है कि आपने क्या कागज़ इसमें लगाया है, आधार कार्ड लगाया है, पैन कार्ड लगाया है, उस चीज़ की पहचान देनी है। उसका आपको आईडी नंबर लिखना है, वो कब ख़त्म हो रहा है, एक्सपायरी डेट लिखनी है। इसके बाद में अगले कॉलम में अपना पते का, अपना एड्रेस प्रूफ के लिए क्या दे रहे हैं, उस एड्रेस प्रूफ के बारे में जानकारी देनी है, आपको लिखना है इसमें। अगले कॉलम में अगर आप बिजनेस करते हैं, आपने जीएसटी दे रहे हैं, तो जीएसटी के बारे में जानकारी देनी है, यस और नो। अगला कॉलम है आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। इसके बाद में हमने अगले कॉलम पर आते हैं, उसके में आपको व्यवसाय के बारे में पूछा गया है, तो व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद में अगला इसमें कॉलम है शैक्षिक योग्यता, आपकी एजुकेशन कितनी है, अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है आपको। फिर इस समय वर्तमान व्यवसाय आपके क्या काम करते हैं इस समय, तो उस विषय के बारे में आपको लिखना है, आपका इस समय पर क्या काम है। उसके बाद में उस बिजनेस से आपकी कितनी इनकम होती है, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपकी जॉब से आपसे सालाना इनकम कितनी है, उस इनकम के बारे में लिखना है। अगले कॉलम में अपना एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, जो आपका बिजनेस हो उसके बारे में जानकारी देनी है। अगले कॉलम में आपको कार्य का यथार्थ स्वरूप, आपकी जॉब किस प्रकार की है, उस प्रकार की जॉब के बारे में जानकारी देनी है। बिजनेस है तो किस प्रकार का बिजनेस है, उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में अगले कॉलम में आपने उस जॉब में रहते हुए कितना समय पूरा कर लिया है, उस समय सीमा की आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट हमारा कॉलम है वो मिलिट्री एरिया के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए है, वो उस कॉलम में आपको जानकारी देनी है। अगर आप उस कॉलम में आते हैं, आप सेना के किस विंग से आते हैं, उस विंग के बारे में आपको जानकारी देनी है। उसमें आपकी क्या रैंक है, वो रैंक के बारे में। आपने लास्ट आपका मेडिकल एग्ज़ाम कब हुआ था, उसके बारे में जानकारी देनी है। मेडिकल के बाद में आपकी जांच की श्रेणी क्या आई थी, कौन सी कैटेगरी में आप शामिल किए गए थे, उसके बारे में। और क्या आप कभी A1 श्रेणी से नीचे गए हैं, तो उसके बारे में। अगर आप सेना से नहीं आते हैं तो आपको इस कॉलम को नहीं भरना है, आपको इन सब जगह पर नो लिख देना है। इसके बाद में हम अगली तरफ जाते हैं, तो अगली तरफ में हमारा चीज़ जाती है। पहला नंबर है यदि आपका व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से संबंधित है, यानी कि कोई ऐसा काम है, फायर का काम करते हैं आप, माउंटेन एरिया में काम करते हैं, ऐसा व्यवसाय जो जोखिम से संबंधित है, अगर आपको ऐसा कोई काम करते हैं तो उसके बारे में आपको पहले ही LIC को जानकारी देनी है। और अगला कॉलम है क्या आपके विरुद्ध कभी वर्तमान में या भारत में या विदेश में किसी न्यायालय में आपराधिक और सिविल अपराध की जांच की जा रही है, या फिर हो चुका है, आप सिद्ध हो चुके हैं उसमें, तो आपको उसमें पूरी जानकारी देनी है। अगर आप ऐसा हुआ है तो यस करेंगे, अगर आपको नहीं तो अन्यथा इसमें नो लिख देंगे। इसके बाद में हम अगले कॉलम पर आते हैं साथियों। अगले कॉलम हमने खोल लिया है। अगले कॉलम पे इसमें अगला कॉलम है, इसमें आपको जानकारी देनी है क्या आप राजनीतिक रूप से जोखिमपूर्ण व्यक्ति हैं, यानी आप किसी फेमस पार्टी में हैं जिससे कि आपकी स्थिति कोई जोखिमपूर्ण बन जाती है, तो उसमें आपको इसमें जानकारी देनी है। अगर हैं तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगले कॉलम में हमारे में आते हैं पॉलिसियों की डिटेल, इसमें आपकी सारी। इस कॉलम में आपको इस समय आपकी वर्तमान जितनी पॉलिसियाँ चालू हैं LIC में, वो सभी पॉलिसियों के बारे में इसमें जानकारी देनी है। सबसे पहले अपनी पॉलिसी की संख्या लिखनी है। नंबर 2 पे अपनी कंपनी का नाम, मंडल या शाखा का नाम, कौन सा आपने प्लान ले रखा है उसकी जानकारी दीजिए, टर्म की दीजिए, कितने रुपए का आपका बीमा है, आपने टर्म राइडर लिया है नहीं लिया है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है या नहीं है, दुर्घटना राइडर है या नहीं है, प्रारंभ कब हुई थी पॉलिसी उसके बारे में जानकारी, पॉलिसी कब रिवाइव हुई थी उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके बाद में क्या वो साधारण दर पर स्वीकृत हुई थी या फिर वो साधारण दर पर स्वीकृत नहीं हुई थी। अगला कॉलम है चिकित्सा, मेडिकल उस पॉलिसी में हुआ था या नहीं हुआ था, उसकी जानकारी दीजिए। उसके बाद में ये पॉलिसी चालू स्थिति में है, इन फोर्स है या नहीं है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। और कभी ये पॉलिसी प्रथम आदत्त प्रीमियम या समर्पण करी गई है आपने ये पॉलिसी, तो वो सरेंडर कब हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके बाद में हम अगले कॉलम पर आते हैं साथियों। अगले कॉलम में हमारे कॉलम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हमको पूरे करने हैं। इसमें पूछा गया है क्या निगम के किसी कार्यालय में या किसी अन्य बीमा कंपनी में कभी या अभी आपके जीवन पर कोई प्रस्ताव पत्र और भी दिया जा रहा है इसके अलावा, तो उसकी जानकारी आपको देनी है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है वापस, या आपने उस कंपनी से वापस ले लिया है या स्वीकृत हो गया है। अगला कॉलम है अतिरिक्त है, या उसने एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने इस पर लिया है या लीन लगाया है, या इन शर्तों के अलावा और भी कोई शर्तें उन कंपनी ने जोड़ी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो यस कहीं लिखा जाएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया गया है तो इन सभी कॉलम में आपको नो लिखना है। इसके बाद में हम अगले कॉलम पर आते हैं। अगले कॉलम आपकी नामांकित व्यक्ति के बारे में है। इसमें आप अपना नॉमिनी किस आदमी को बनाना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है।
तो पहले में आपको उस नामित व्यक्ति का नाम के बारे में और पते के बारे में लिखना है, फिर उसको कितने % अपना हिस्सा देंगे नॉमिनी आदमी को, उसके बाद में उसकी आयु के बारे में, और आपका उस बीमित व्यक्ति के साथ में क्या संबंध है उस नॉमिनी का, वो अपने संबंध के बारे में जानकारी देनी है। अगले कॉलम में अगर कोई आपने नॉमिनी माइनर बनाया है, यानी बच्चे को किसी को नॉमिनी बनाया है, तो उसके बारे में उसकी जानकारी देंगे, और नियुक्त नामित व्यक्ति का पूरा नाम और पता। और अगला कॉलम है नामित व्यक्ति से उसका क्या संबंध है। इसके अलावा उस व्यक्ति की जिसको आपने नॉमिनी बनाया है, अपॉइंटी बनाया, उसकी जानकारी देंगे। नीचे इस कॉलम में आपका आईडी प्रूफ भी मांगा जाएगा आपका। अगले कॉलम और नीचे की तरफ आते हैं, इसमें आपको बैंक की डिटेल देनी है, यानी कि आपको अपना नेफ्ट का फीडिंग करानी है LIC के लिए। इसमें आपको जानकारी देनी है अपने बैंक के प्रकार की, सेविंग अकाउंट है, चालू है, अपना खाता संख्या बताना है, MICR कोड बताना है, IFSC कोड बताना है, और अपने बैंक का नाम वगैरह भी बताना है। इसके नीचे साथियों जो लास्ट का कॉलम है, इस जगह पे आपको अपना साइन करना है। ध्यान रखिए, आपको साइन जहाँ जहाँ करना है वो ज़रूरी है, इस जगह पे अपना साइन करना है आपको। इसके बगल में ये कॉलम है, इसमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है आपको, और इसके नीचे अपनी ईमेल ID भी लिखनी है। साथियों ध्यान रखिए इन चीज़ों का। इसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं। साथियों जो हमारा अगला पेज है, ये हमारा खंड संख्या 2 है प्रस्तावित योजना का। इसमें हमें अपने बीमे के बारे में बताना है, हमको कौन सा बीमा कराना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं, इसमें आपका जो बीमा कराना है वो किस प्रकार का है, सेविंग है, रिस्क कवर है, या सेविंग और रिस्क कवर दोनों है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, सेविंग और रिस्क कवर के बारे में। इसके अलावा प्रस्ताव किसके तहत लिया गया है, आपने स्वयं अपने ऊपर लिया है या आपने एम्प्लॉय वगैरह के लिए लिया है, तो उसके बारे में आपको इसमें जानकारी देनी है। इसके बाद में अगला कॉलम आ जाता है हमारे, इसमें राइडर्स हैं, हमारे कितने प्रकार के राइडर हैं वो बता देता हूँ। इसमें एक है LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक है LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस, एक है LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, फिर है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट, और LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। इन दोनों राइडर में से एक को लेना है, बाकी जो भी आप राइडर लेंगे इनके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी करना है, याद रखिएगा। इसके नीचे हमारा कॉलम है, आपने जो बीमा की पॉलिसी ली रखी है, इस समय वर्तमान पॉलिसी जो आप ले रहे हैं उसकी जानकारी देनी है कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, कितने टर्म का है, उसमें कितना समय का प्रीमियम का पेमेंट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आप उसमें कितने रुपए का बीमा लेंगे, वो बीमे की राशि के बारे में लिखना है। फिर आपका प्रीमियम भुगतान तिथि किस तरह से है, ईयरली, छमाही, सालाना, उसके बारे में। टर्म राइडर लिया है नहीं लिया वो बताना है, क्रिटिकल इलनेस लिया है नहीं लिया वो बताना है। उसके बाद में दुर्घटना के बारे में बताना है, दुर्घटना इतला आपको लेना है या नहीं लेना। अगले कॉलम पर हम आते हैं साथियों। अगले कॉलम में हमसे पूछा गया है कि आप अर्धसैनिक बल के अलावा किसी और पुलिस संगठन में लगे हुए हैं, अगर आपने लगे हैं तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है। नेक्स्ट कॉलम है, क्या आप पुलिस ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना इतला, दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता इतला का राइडर का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आपको इसका राइडर चाहिए तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है। इसके अलावा नीचे की हमारी कॉलम है वो SSS आते हैं, यानी कि जो अपने कर्मचारी अपनी डायरेक्ट तनख्वाह में से सरकारी कर्मचारी कटवाना चाहते हैं, उनके इसमें जानकारी देनी है। इसके बाद में अगला कॉलम हमारा आ जाता है LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के संबंध में घोषणा है आपकी, उस घोषणा के बारे में आपको बताना है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। नेक्स्ट हमारा कॉलम आ जाता है, इसमें हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, आधारशिला पॉलिसी और आधार स्तंभ पॉलिसी। अगर आपको उन पॉलिसियों के विषय में लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में बताना है, उसमें कितने रुपए का समय चाहिए आपको। इसके अलावा क्या एक साथ और भी इसके अलावा प्रस्ताव पत्र हैं उसके बारे में बताना है। इसके अलावा ये सब जानकारी देनी है। फिर हम अगले चीज़ पर आते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा कॉलम हमने पेज पलट लिया। इस कॉलम पर आपका लिखा गया है कि हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है अपनी पर्सनल के बारे में जो कि इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा है पहले कॉलम में कि आप स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर हैं, उस पर टिक लगा देना है। अगला हमारा कॉलम है कि इसमें हमसे पूछा गया है लेवल समय एश्योर्ड, कि हमको अपनी मैच्योरिटी का जो अमाउंट लेना है वो एक साथ में लेना है या टुकड़ों में लेना है, मैच्योरिटी सेटलमेंट के बारे में, तो उसके बारे में हमको जानकारी देनी है। पहला है, अगर हम लेवल सम एश्योर्ड के बारे में लेते हैं तो पहले कॉलम पर जानकारी देनी है, एक साथ हमको पैसा चाहिए। और अगर हमको पैसा हमको टुकड़ों में चाहिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल के आधार पर चाहिए, तो हमको सेकंड के बारे में टिक लगा देना है। अगला कॉलम है साथियों, हमें इसके बारे में जानकारी देनी है कि आपका जीवन निगम के किसी अन्य कार्यालय में या किसी अन्य बीमाकर्ता के समक्ष बीमा या पुनर्चलन के लिए आवेदन हेतु स्वीकृत किया है। अगर ऐसा हुआ है इसके अलावा तो आपको यस लिखना है, अन्यथा इस पर नो लिख देना है।
अगला है साथी कि क्या हम इस पॉलिसी के संबंध में अपने जीवन साथी या बच्चों के लिए भी पॉलिसी ले रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम आता है साथियों, उसमें हमको लिखना है क्या आप अपना परिपक्वता लाभ किस्तों में लेना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, लेना चाहते हैं सेटलमेंट, तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगला है इसी तरह से क्या आप डेथ के अपने सर्टिफिकेट जो क्लेम है वो आप टुकड़ों में लेना चाहते हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके अलावा हम साथियों लिखना चाहेंगे कि आपकी जो प्रस्तावित योजना है उस योजना को आपने शर्तें समझ ली हैं। अगर आपने यस कर दीजिए अगर आपने शर्तें समझ ली हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कॉलम है क्या प्रस्तावित योजना नियम और शर्तों के अलावा ऐसी कोई जानकारी है जो बीमा के अपने उद्देश्यों के मिलान के लिए आवश्यक है और एजेंट द्वारा आपको बताई गई है। अगर ऐसा हुआ है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इसके नीचे सबसे नीचे कॉलम पर साइन करने हैं साथियों, आपको ये ध्यान रख लीजिए, इस कॉलम पे आपको अपने कस्टमर्स को सभी को साइन करने हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाती है चीज़ें, हमारी तीसरी चीज़ आ जाती है, इसमें हमको अपने स्वास्थ्य और आदतों के बारे में कंपनी को जानकारी देनी है। इसमें जो हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा पहला कॉलम है, इसमें हमको जानकारी देनी है कि आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर्स में कितनी है और इसके साथ में आपका वजन कितना है। इसके अलावा हमको फिर इन अगले क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, उनकी जानकारी देनी है। क्या आप पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी ऐसी बीमारी के जो 1 सप्ताह से अधिक उपचार की आवश्यकता रही हो, ऐसे लिए किसी चिकित्सक जगह पर भर्ती हुए हैं या नहीं, यस लिखना है, अन्यथा नो लिख देना है। क्या आपको सामान्य जांच देखभाल के लिए किसी नर्सिंग होम में दाखिल किया गया है, इसमें यस और नो लिखना है। अगर हुए हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं हुए हैं तो आप नो लिख दीजिए इसमें। इसके अलावा हमने पिछले 5 वर्षों के दौरान क्या आप अपने काम से कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं चिकित्सा के कारण। अगर ऐसा हुआ है तो यस लिख दीजिए, अगले ये नहीं है तो नो लिखिए। इसके बाद में साथियों इसमें ये सारी चीज़ें हमारी बीमारियों के बारे में पूछा गया है। अगर इसमें से कोई बीमारी आपकी है तो आप उसको यस कर दीजिए, अगर आपको इसमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए सभी कॉलम्स में। अगली चीज़ पर हम आते हैं साथियों, अगली चीज़ है साथियों ये हमारे 300 नंबर फॉर्म की। इसमें हमसे पूछा गया है कि अपने रोग और बीमारी अगर आप भर्ती हुए हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी है सारी, कि आपको किस प्रकार की बीमारी है, आपको पता है उसका कब चला, कब आप पूरी तरह से स्वस्थ हुए, अभी आपका उपचार चल रहा है या नहीं चल रहा है और कहाँ पर भर्ती हुए थे। अगला कॉलम आता है हमारी व्यक्तिगत आदतों के बारे में। उसमें हमें जानकारी देनी है कंपनी को, क्या आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, नैर्कोटिक लेते हैं, उसके अलावा और कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आप लेते हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा इस पर याद रखिए हमेशा आप नो ही करिए, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो ही क्लेम आपका जो बीमा है वो स्वीकृत होगा, अन्यथा कंपनी आपसे और भी दस्तावेज जानकारी मांग सकती है कि आप कितना क्या चीज़ लेते हैं। इसके अलावा अगले कॉलम में आपको बताना है कि आप पिछले 60 माह तक किसी रूप में आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के अलावा धूम्रपान करते हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगले कॉलम है साथियों इसमें हमारा, उसमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति इसमें कैसी है, तो उसमें आपको हमेशा अच्छी लिखनी है। इस समय अगर स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है तो आपको इसमें कॉलम में अपनी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी लिखनी है, तभी साथियों आपका प्रपोजल आपका स्वीकृत होगा। अगर आपने इसमें अच्छी नहीं लिखी तो आपका प्रपोजल स्वीकृत नहीं किया जाएगा कंपनी के द्वारा। अगला कॉलम है साथियों हमें पारिवारिक विवरण के बारे में बताना है। इसमें हमको अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, क्या किसी को इनमें से कभी हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च कैंसर वगैरह इस तरह की कोई बीमारी हुई है या मृत्यु हुई है तो उसकी जानकारी देनी है। अगर हुआ है तो यस लिखना है, अन्यथा इस जगह पे हमको नो लिख देना है। अगर हुआ है तो उस बीमारी के बारे में भी हमको डिटेल बताना है। फिर हम इस कॉलम पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। इसमें हमको अपने पूरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी देनी है, अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, अपनी सिस्टर्स, अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों। सबसे पहले हमको उनकी उम्र लिखनी है अगर वो लोग जीवित हैं, उसके बाद में उनकी स्थिति कैसी है स्वास्थ्य की। अगर किसी की डेथ इसमें से हो गई है तो उनकी हमको डेथ का हमको लिखना है, समय कब डेथ हुई थी उनकी, और डेथ के समय उनकी आयु कितनी थी और किस कारण से डेथ हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए, आपको फैमिली हिस्ट्री लिखनी है। अगली केवल हमारी चीज़ है जो महिला हमारी हैं जिनका हम प्रस्ताव पत्र भर रहे हैं, या महिला कस्टमर्स हैं जो अपना प्रस्ताव पत्र भर रही हैं, वो यहाँ पर उनको जानकारी देनी है। क्या आप इस समय प्रेग्नेंट हैं, यस कर दीजिए, अगर हैं तो नहीं तो नो। वैसे हम बता दें प्रेग्नेंट महिलाओं का हम बीमा नहीं करते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी क्या थी आपकी। इसके अलावा आपको बताना है
क्या आपको कभी गर्भपात वगैरह हुआ है तो उसके बारे में जानकारी देनी है, नहीं तो नो लिख देना है। इसके अलावा किसी ऐसी बीमारी के लिए, प्रसूति संबंधी बीमारी है, इसकी आपकी जांच हुई है, इलाज हुआ है या सलाह ली है तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका अपने पति का नाम लिखना है, अपने पति का पूरा नाम लिखना है, अपने उनका व्यवसाय लिखना है, पति का वो वार्षिक कितना पैसा कमाते हैं उसकी जानकारी देनी है। और नीचे अगर कोई पति के बीमा चल रहा है तो उन लोगों को हमको यहाँ पर पॉलिसी नंबर लिखनी है। इसके बाद में भारतीय जीवन निगम से हैं या कहाँ से हैं उनकी जानकारी देनी है। उसका हमको बीमा राशि लिखनी है, कितनी बीमा राशि है, कौन सा प्लान और योजना है, और वर्तमान में पॉलिसी चालू है या बंद है। नीचे साथियों यहाँ पर हमको अपने साइन करने हैं कस्टमर्स को। आप याद रखिए ये साइन बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं। अगले हम पेज पर आते हैं। अगला पेज है ये हमारा, यहाँ पर हमको अपना कस्टमर्स का नाम लिखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर हम कस्टमर्स के साइन कराएंगे। ये ध्यान रखिए, हम यहाँ पर साइन कराएंगे, यहाँ पर अभिकर्ता अपने साइन करेगा, यहाँ पर अभिकर्ता अपने साइन करेगा। इसके बाद में हम आज की जिस दिन आपका बीमा हुआ उस दिन की डेट डाल देंगे। अगली चीज़ पर कॉलम पर हम आते हैं साथियों। अगला पेज हम निकालेंगे साथियों। अगला पेज है हमारा जिसमें पूछा गया है बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41, ये वाला पेज निकालेंगे। इस पर आपको यहाँ पर पार्टी के कस्टमर्स को अपने साइन करने हैं और यहाँ पर अभिकर्ता अपने साइन करेगा, अपनी मोहर लगाएगा। इसके बाद में अगर आपने कहीं सेटलमेंट का ऑप्शन चुना है मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में, तो आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं, बताना है। और उसके अलावा बताना है कि आपको अपनी मैच्योरिटी सेटलमेंट किस आधार पर चाहिए, महीना, 3 महीना, 6 महीने या साल भर का, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। अगले हम कॉलम पे आते हैं साथियों। जैसे हमने मैच्योरिटी सेटलमेंट के बारे में बताया था उसी तरह से ये डेथ सेटलमेंट है साथियों, उसके बारे में हमको जानकारी देनी है। यहाँ पर नीचे साइन करनी है। कैसे अगर लेना है हमको तो किस तरह से लेना है, उसमें जानकारी 5,000, 15,000, 25,000, 50,000 इसके बारे में जानकारी देनी है आपको। महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल भर के बारे में तो LIC को इसके बारे में पहले ही जानकारी देनी है। अगला हमारा जो कॉलम है इसमें कस्टमर का कोई काम नहीं है, इसमें ये सारे कॉलम हमारे अभिकर्ता जो लोग हैं वही इन कॉलमों को भरेंगे। उनके लिए भी मैं इसमें जानकारी दे देता हूँ। जो अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट है, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है अभिकर्ता को, अपना कोड नंबर लिखना है, यहाँ पर अपने विकास अधिकारी का नाम लिखना है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं प्रस्तावित जिसका आप बीमा कर रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। अगले कॉलम में उसकी आयु लिखी जाएगी यहाँ पर। उसके अगले कॉलम में उसको हमने कौन सा बीमा दिया है, प्लान नंबर के बारे में जानकारी देनी है। उसके अलावा बीमा धन के बारे में जानकारी देनी है। नेक्स्ट इस कॉलम में आता है साथियों प्रस्तावित व्यक्ति का क्या संबंध है उससे, उसके बारे में जानकारी देनी है। अगले कॉलम में आता है क्या आपके प्रस्तावक प्रस्तावित व्यक्ति के बीमा के उद्देश्यों से मेल करते हैं, तो इसकी जानकारी देनी है। क्या आपने प्रस्तावित योजना इतला उदाहरण विवरण प्रस्तावित व्यक्ति को उपलब्ध करा दी, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आपने अगर समझा दिए हैं तो यस लिख देना है। यहाँ भी आपने उद्देश्यों से मेल करती है यस लिखना है, और तीसरे वाले कॉलम में भी आपको यस लिखना है। सेकंड पे आ जाते हैं क्या आप कितने समय से जानते हैं, आप जिसका बीमा कर रहे हैं आप इसको कितने समय से जानते हैं, उसका टाइम लिखना है। उसके अलावा क्या आप उससे संबंधित हैं, आपका कोई रिलेशन है, अगर है तो लिख देना है और नहीं तो इस पर नो लिख देना है। अगला कॉलम है इसमें आपको जिसका बीमा कर रहे हैं उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है उसके बारे में जानकारी देनी है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एजुकेशन के बारे में। अगला जो कॉलम है अगर वो व्यक्ति भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है तो उसका IOC कार्ड की जांच कर ली है आपने या नहीं करी है उसकी जानकारी, अगर कर ली है तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। अगले कॉलम में आपको लिखना है इसके बारे में क्या कोई इसका परिवार का कोई सदस्य है या वो खुद भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो लिख देना है। अगले कॉलम पर हम आते हैं साथियों। इसमें हमको बताया कि पूछा गया है हमसे क्या प्रस्तावक या प्रस्तावित व्यक्ति कोई भी आतंकवादी गतिविधियों से शामिल है, तो आपको यहाँ पर नो ही लिखना है, क्योंकि अगर आप इसमें यस लिखेंगे तो यहाँ पर आपका बीमा नहीं होगा। इसके अलावा हमको इसमें नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है हमसे KYC और PML की आवश्यकता आपने पूरी कर ली है, तो इसमें आपको यस लिख देना है। इसके बाद में आपका तीसरा कॉलम आता है अभिकर्ता द्वारा वित्तीय मूल्यांकन, इसमें हमको जानकारी देनी है। पहला हमारा कॉलम है आपका वास्तविक स्रोत क्या है उसका, उसके बारे में जानकारी देनी है। नेक्स्ट है उसका किस प्रकार का व्यवसाय है या जॉब है उसकी, उसके बारे में हमको जानकारी देनी है। फिर क्या वो व्यक्ति हिंदू HUF है, अनडिवाइडेड फैमिली से आता है, तो उसकी जानकारी देनी है, अगर है तो यस, नहीं तो नो करना है। इसके अलावा हमको उसके इनकम थ्रू और कोई सोर्स से अगर इनकम हो रही है,
अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। नेक्स्ट हम कॉलम में पूछे हैं, इसमें हमने क्या पूछा गया है, क्या आपने इसके साथ में आयकर विवरणी लगाई है, फॉर्म 16 लगाया है। अगर लगाया है तो यस, नहीं तो नो। अगर आप उसके बाद में पूछा है आपने बैंक स्टेटमेंट लगाया है, यस अगर लगाया है, अगर नहीं तो नो। अगला पूछा है हमसे क्या आपने सैलरी शीट इसमें लगाई है, तो हमने लगाई है तो यस, नहीं तो नो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूछा है इसी तरह से, वहाँ भी यस और नो आपको लिखना है। इसके अलावा अगले कॉलम में आपको पैन नंबर के बारे में पूछा गया है, अगर उसका पैन नंबर है तो यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। उसके बाद में अगले कॉलम के बारे में हमसे पूछा गया है कि आपने व्यक्तिगत रूप से उस प्रस्तावित व्यक्ति की वित्तीय स्थिति से जांच कर ली है और वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्तमान प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है। आपने इसकी संबंध में पहले ही जांच कर ली होगी, तो इसमें आपको यस लिखना है। अगले कॉलम में हमसे पूछा गया है अन्य बीमा कंपनियों के बीमा सहित पूर्व बीमा का विवरण, इसमें हमसे डिटेल मांगी गई है। तो उसमें पूछा गया है हमसे क्या आपने प्रस्ताव और प्रस्तावित व्यक्तियों से पिछली पॉलिसियों की भी चर्चा कर ली है और संतुष्ट हैं, अपने पिछली 3 वर्षों में उसकी कोई भी पॉलिसी लैप्स नहीं हुई है। तो आपको उससे पूछ लेना है आपकी कोई कंपनी में कोई पॉलिसी लैप्स तो नहीं हुई है। अगर उसने कहीं लैप्स नहीं हुई है तो आपको नो लिख देना है, अन्यथा अगर हुई है तो यस लिखना है। क्या आपको प्रस्ताव और प्रस्तावित व्यक्ति के किसी प्रस्ताव की जानकारी है, अगर आपको जानकारी है इस संबंध में पहले तो यस लिखना है, अगर जानकारी आपको इसमें नहीं है तो आपको नो लिखना है। नेक्स्ट है उसके बारे में हमको बताना है, उसकी स्वास्थ्य और आदतों के बारे में, व्यवसाय के बारे में, कि हमारा जो प्रस्तावित व्यक्ति है जिसका हम बीमा कर रहे हैं उसके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, तो इसमें हमको गुड लिखना है साथियों। अगली चीज़ पे हमको उसमें फिजिकल, अगर कोई शारीरिक विकलांगता है तो उसके बारे में हमसे जानकारी देनी है, अगर वो इस तरह का व्यक्ति है तो यस लिखना है, नहीं तो हमको नो लिख देना है साथियों। फिर ये हमारा लास्ट का कॉलम है, इसमें हम अगर कोई व्यक्ति वो बीमारी वगैरह से पीड़ित है तो हमको उसके बारे में बताना है, यस लिखना है। उसके बाद में जो हमने पहले उसकी लंबाई लिखी थी और ऊंचाई लिखी थी उसकी जानकारी देनी है साथियों। उसके अलावा हमको इसमें लास्ट कॉलम में उसके सामाजिक, क्या आपको किसी प्रस्तावित व्यक्ति की व्यक्तिगत वित्तीय सामाजिक स्थिति, व्यवसाय या किसी अन्य परिस्थितियों के बारे में ऐसी कोई जानकारी है जो जोखिम में वृद्धि कर सकती है, तो अगर आपको जानकारी है तो यस लिखना है, अन्यथा नो लिख देना है। इसके अलावा अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी है तो यस लिखना है, नहीं तो नो। इसके बाद में ये अभिकर्ताओं की पूरी होती है रिपोर्ट, यहाँ पर लास्ट पेज पर, यहाँ पर फिर आपके साइन होंगे लास्ट में और आपकी मोहर लगाई जाएगी। यहाँ पर आपके विकास अधिकारी जो हैं वो आपके साइन करेंगे और मोहर लगाएंगे। इस तरह से साथियों ये हमारा पूरा हो जाता है फॉर्म नंबर। इसके साथ में मैं आपके डॉक्यूमेंट्स बताना चाहूँगा, जो हम नया बीमा कराते हैं उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है साथियों। इसमें सबसे पहले एक हम फ़ोटो लगाएंगे इस जगह पर जिसका हम बीमा कर रहे हैं। उसके अलावा इसके साथ में हम एक एज प्रूफ लगाएंगे, वो आपका 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह हो सकता है। उसके अलावा हम अगला जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड वगैरह दे सकते हैं। ऐसी तरह से एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, राशन कार्ड दे सकते हैं। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, किसी भी प्रकार का बिल है वो एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं। इसके अलावा इनकम प्रूफ के लिए आप इसमें फॉर्म 16 लगा सकते हैं, अपनी सैलरी की शीट लगा सकते हैं। आप सीए द्वारा कोई आपको सर्टिफिकेट दिया गया है वो लगा दीजिए, अपनी बैंक की पासबुक लगा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लगानी है इस फॉर्म के पास साथ में, तभी ये फॉर्म आपका बीमा जो कंपनी है वो स्वीकार करेगी। इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो नए फॉर्म जो हमारे आए हैं 1 फरवरी के बाद में 2020 के बाद में, उसके साथ में हमको एक ये सूटेबिलिटी फॉर्म और है हमारा, ये हमारी सभी फॉर्म्स के साथ में लगेगा। इसमें हमारा सूटेबिलिटी है कि हमने कस्टमर्स के पहले ही इसके बारे में जानकारी कर ली है बीमा के लिए, तो जो हमारे इसमें कॉलम्स हैं सारे फॉर्म नंबर 300 में, वो सारे कॉलम्स इसमें भी दिए गए हैं। तो जैसे आपने कॉलम्स इस फॉर्म में 300 नंबर में भरे हैं उसी प्रकार उसको देख करके ही आपको सूटेबिलिटी वाले फॉर्म में भर देंगे। उसके बाद में साथियों इसमें लास्ट में भी ये पूछा है, अगर कोई ग्राहक या आप अगर कस्टमर हैं तो वो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रपत्र आपका ना भरा जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर लास्ट में साइन करने हैं। इसी तरह से अभिकर्ताओं को अगर वो चाहते हैं कि ये प्रपत्र ना भरा जाए तो उसके लिए यहाँ पर कस्टमर से साइन करवाने हैं। इस तरह से साथियों ये सूटेबिलिटी फॉर्म हर फॉर्म के साथ में लगाया जाएगा। ये हमारे पास 300 नंबर फॉर्म है और ये हमारे पास सूटेबिलिटी फॉर्म है। जो डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगने हैं वो मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी। इस तरह से साथियों मुझे आशा है कि आप अपना प्रपोज़ल फॉर्म ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे, फॉर्म नंबर 300 नंबर भरना ज़रूर इससे सीख पाएंगे, आप मुझे ऐसे लगता है। और हमारे जो ऐसे अभिकर्ता हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना एग्ज़ाम पास किया है IRDA का, उनको बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी फॉर्म्स भरने के बारे में,
तो मेरे वीडियो देख करके वो सभी अभिकर्ता अपना फॉर्म बड़े आसानी से भर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कुछ भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट के तौर पर इस वीडियो के बारे में बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उससे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा मेरे वीडियोस किस तरह का बन रहे हैं और ये आपके लिए उपयोगिता साबित करते हैं या नहीं। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको आने वाले समय में भी इस चैनल पर मिलेंगे, जिससे कि आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और बीमा के संबंधित आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। धन्यवाद साथियों।